ओके, ये हमने कल समझ लिया था सारा। हाँ बेटा, अब बताओ वीएनटीआर और आरएफएलपी में क्या डिफरेंस है, सबको क्लियर है? आरएफएलपी कोई नई चीज है या वीएनटीआर का ही रिजल्टेंट है? अगर वेरिएबल नंबर नहीं होता तो लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म आती या नहीं आती? लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म का कारण कौन है? वीएनटीआर। कौन कारण है? क्या वेरिएबल नंबर के कारण ही लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म है या नहीं है? तो सभी फ्रेगमेंट्स की लंबाई सेम आई या वेरी कर गई? तो जेल में पोजीशन सेम आएगी या वेरी कर जाएगी? तो क्या आपके जैसा प्रिंट वर्ल्ड में किसी दूसरे का हो सकता है, नहीं हो सकता? हो है, हो है। जिसका हो सकता है वो है नहीं। मोनोजैगोडिक ट्विंस को छोड़कर और किसी का प्रिंट सेम? क्यों आप में और मेरे में नंबर कांस्टेंट है या वेरी कर रहे? तो फ्रेगमेंट सेम आएंगे, वेरी करेंगे। क्या आपके और मेरे आरएफएलपी सेम आएंगे, नहीं आएंगे? तो प्रिंट सेम आएगा या वेरी करेगा? करेगा ही। क्या हमें वीएनटीआर दिखाई देगा? वीएनटीआर देखने के लिए हमने प्रोब यूज किया, हमें प्रोब भी दिखाई। प्रोब देखने के लिए हमने प्रोब के साथ रेडियो एक्टिविटी जोड़ी, और रेडियो एक्टिविटी को देखने के लिए हमने एक्सरे क्या यूज की? लिखो फिफ्थ स्टेप, हाइब्रिडाइजेशन। हाँ लाला समझा दिया था, बस लिखाना था। हाइब्रिडाइजेशन। प्रोब आर यूज्ड इन दिस स्टेप। प्रोब आर यूज्ड in this step that are artificially synthesized, that are artificially synthesized single strand DNA having radioactivity, that are artificially synthesized single strand DNA having radioactivity. These probes are complementary to the VNTR. These probes are complementary to the VNTR. ये जो प्रोब है, क्या ये वीएनटीआर के कॉम्प्लीमेंट्री है या नहीं है? तो क्या प्रोब जाकर वीएनटीआर से जुड़ जाएगा? तो जहां जहां वीएनटीआर था, क्या वहां रेडियो एक्टिविटी आ गई? तो अब हम इस रेडियो एक्टिविटी को डिटेक्ट कर सकते हैं। ऑटो, लास्ट ऑटो रेडियोग्राफी, ऑटो रेडियोग्राफी। X-ray is used in this step. X-ray is used in this step that are absorbed by the radioactive probe, that are absorbed by the radioactive probe, due to which a dark bending pattern is formed, due to which a dark bending pattern is formed, that is DNA fingerprint, that is DNA fingerprint. ये बच्चे एसी बंद करा दूं? थोड़ा सा मौसम ठंडा है आज, है ना, बस ठंडा है थोड़ा सा मौसम। दैट इज कॉल्ड डीएनए फिंगरप्रिंट। ठीक है, ये एक अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन हमें एग्जाम में मिल जाता है, स्पेशल पॉइंट हेडिंग डाल के। ब्लोटिंग 3 तरह की है। हाँ लाला, कितनी तरह की है? कौन कौन सी? साउदर्न, नॉर्दर्न। साउदर्न किसके लिए? नॉर्दर्न, वेस्टर्न। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में हम क्या यूज करते हैं? सर्दर्न ब्लॉटिंग। क्या यूज करते हैं? स्पेशल पॉइंट हेडिंग डाल के नोट कर लो। एसी बंद करो।
हमेशा इस पूरी प्रोसेस में हमारा जो सबसे बड़ा डिस्प्यूट रहता है वो रहता है वीएनटीआर एंड आरएफएलपी। इसके अलावा और तो कोई कंफ्यूजन नहीं आता। प्रोसेस बहुत ही आसान है। हमने डीएनए को निकाल लिया, निकाल के डीएनए को तोड़ लिया, तोड़ के उसको हमने सेपरेट कर लिया, सेपरेट करके पेपर पे ले लिया, पेपर पे हमने प्रोब डाल दी और फिर प्रोब को डिटेक्ट, तो आइसोलेशन, देन ट्रीटमेंट, देन जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, देन ब्लॉटिंग, देन हाइब्रिडाइजेशन एंड लास्ट में ऑटो। ज्यादातर क्वेश्चन क्या आता है, ज्यादातर क्वेश्चन इसके स्टेप की सीक्वेंस का ही आता है। अब ज्यादातर क्वेश्चन देखेंगे ना, ज्यादातर क्या आता है, व्हाट इज द सीक्वेंस ऑफ द स्टेप्स ड्यूरिंग द डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, ड्यूरिंग द डीएनए। तो स्टेप्स ऊपर नीचे नहीं होने चाहिए, समझ गए। पता लगा ब्लोटिंग की नहीं है, प्रो पहले डाल दिए, समझ गए। ब्लोटिंग जब तक नहीं होगी तब तक प्रोब का कोई फायदा, कोई फायदा। तो पहले जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, देन ब्लॉटिंग, देन हाइब्रिडाइजेशन, और हाइब्रिडाइजेशन के बाद में ऑटो, क्योंकि एक्स रे को तो रेडियो एक्टिविटी ने एब्जॉर्ब करना है, वो प्रोब के पास है। किसके पास है? तो प्रोब डालने के बाद ही ऑटो रेडियोग्राफी होगी, उससे पहले ऑटो रेडियोग्राफी। ओके। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट हमारा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक। अच्छा, अपना सेंट्रल डोगमा, रिवर्स सेंट्रल डोगमा हो गया ना सर? म्यूटेशन वाला चैप्टर पूरा हो गया अपने, साइंटिस्ट डिस्कस हो गए थे, हो गया ना? चलो लास्ट है फिर, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। इसके अंदर हमें क्या करना है, हमें बीच बीच में सारी की सारी बातें याद करनी है कि कब स्टार्ट हुआ, कब पूरा हुआ। तो साथ साथ लिखते चलेंगे मेरे। ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था 1990 और कंप्लीट हुआ 2003। इसका मतलब ये एक 13 ईयर मेगा प्रोजेक्ट था। हाँ बच्चे, स्टार्ट कब हुआ था, पूरा कब हुआ? तो इट वाज ए 13 ईयर मेगा प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट की जो टोटल कॉस्ट थी, टोटल कॉस्ट वाज द 9 बिलियन यूएस डॉलर। क्या कॉस्ट थी? 9 बिलियन यूएस डॉलर, 3 यूएसडी पर बेस पेयर। एक बेस पेयर की कॉस्ट क्या बैठ रही थी? तो कितने बेस पेयरिंग की सीक्वेंसिंग निकालनी थी? 3 बिलियन। सीधा बोलो ना, 3। तो टोटल कॉस्ट 9 बिलियन। टोटल कॉस्ट, मौसम ठंडा था और एसी चलाया तुमने आज है। एजेंसी, नहीं आज हवा चल रही है काफी तेज। एजेंसी, अगर एजेंसी की बात करते हैं तो प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी। साथ साथ चल चलेंगे, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ। बाद में इसे ज्वाइन किया वेलकम ट्रस्ट। और कहां का है ये वेलकम ट्रस्ट? यूके। वेलकम ट्रस्ट यूके। और फिर बाकी के लिए कौन कौन सी कंट्री आ गई? फ्रांस, बोलो फ्रांस, जर्मनी, जापान, चाइना। फ्रांस, जर्मनी, जापान, चाइना। तो तुम तो सिंपल सा कर ला ना, फादर ग्रीगर जोहन भी चले आए। नहीं समझे? तो मेरे को सुना दो कंट्री का नाम। सब गरीब देश हैं। क्यों? गरीब प्रोजेक्ट था, 9 बिलियन हमारे लिए कोई ज्यादा वैल्यू नहीं, हमारे पास बहुत पैसा है। अगर नहीं है तो इंडिया का नाम है कहीं इसमें?
मेथडोलॉजी नहीं, पहले बात करेंगे इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट, कौन सा इंस्ट्रूमेंट काम लिया जाता है? ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंसर। ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंसर, ये बच्चे सेंगर प्रिंसिपल पर बेस्ड है। है ना? अब वो जो डीएनए का टुकड़ा है उसमें न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस क्या है, क्या हम अपनी आंखों से देखकर बता सकते हैं? ये मशीनी काम है। आंखों से देखकर बताएंगे, मशीनी काम है। तुम तो सिंपल सी भाषा में समझो ना, अपन ब्लड सैंपल देते हैं ना चेक करने के लिए, क्या ब्लड देखकर बता देंगे आरबीसी कितनी है, डब्ल्यूबीसी कितनी है, प्लेटलेट कितनी है, हीमोग्लोबिन कितने? मशीन में रख दो, ब्लड को कहाँ रख दो, पूरी रिपोर्ट आ जाएगी। हाँ भी इसमें क्या क्या कंटेंट था, क्या क्या। तो वो जो डीएनए का टुकड़ा होगा उसे कहाँ रख देंगे हम? ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंसर। और वो सीक्वेंसर हमें बता देगा कि हमने जो डीएनए का टुकड़ा रखा है इसमें न्यूक्लियोटाइड की क्या सीक्वेंस है, क्या। तो क्या नाम है इंस्ट्रूमेंट का? ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंसर। जो किस पर बेस है? सेंगर प्रिंसिपल। फ्रेडरिक सेंगर, फ्रेडरिक सेंगर के साथ एक साइंटिस्ट था गिलबर्ट, सेंगर एंड गिलबर्ट, इन दोनों का वर्क था ये पूरा, सेंगर एंड। मेथडोलॉजी, अगर मेथडोलॉजी की बात करते हैं तो मेथडोलॉजी कौन कौन सी आती है? एक तो ईएसटी और एक सीक्वेंस एनोटेशन। ईएसटी एंड सीक्वेंस एनोटेशन, ईएसटी एंड सीक्वेंस एनोटेशन। बस ये पर्दा लगाओ पीछे से लास्ट, ईएसटी एंड सीक्वेंस एनोटेशन। ये क्वेश्चन आता है ज्यादा। देखो ईएसटी, चलो फुल फॉर्म बोलो आराम से। पहला वर्ड मतलब जिसका एक्सप्रेशन हो रहा हो, वो सीक्वेंस जिनका। इसका मतलब यहां पे हमें कौन से पार्ट की सीक्वेंसिंग करनी है? पूरे डीएनए की सीक्वेंसिंग करनी है या उसकी सीक्वेंसिंग करनी है जिसका एक्सप्रेशन हो रहा है? तो यहां किसकी सीक्वेंसिंग करेंगे? कोडिंग पार्ट की, नॉन कोडिंग की, या दोनों की? केवल कोडिंग पार्ट की सीक्वेंसिंग करना, कोडिंग प्लस नॉन कोडिंग दोनों की। पूरे डीएनए की सीक्वेंसिंग करनी है तो क्या कहलाएगा वो? और केवल कोडिंग पार्ट की करनी है तो ईएसटी के ब्रैकेट में लिख लो कोडिंग पार्ट, ईएसटी के ब्रैकेट में कोडिंग पार्ट, और सीक्वेंस एनोटेशन के ब्रैकेट में कोडिंग प्लस नॉन कोडिंग पार्ट। कौन से वेक्टर काम लिए गए? बैक एंड ईएक। कौन कौन से वेक्टर काम में लाए गए? बैक एंड ईएक। बैक बोले तो बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोजोम, ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोजोम। बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोजोम, ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोजोम। स्टार्ट कब हुआ? 1990। पूरा कब हुआ? कितना प्रोजेक्ट था? कॉस्ट कितनी है? 3 USD। कौन कौन सी एजेंसी है? यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी के साथ। फिर कौन आ गया? और फिर आगे कौन सा इंस्ट्रूमेंट, कौन सी मेथोडोलॉजी, कौन से वेक्टर? अगर इन सीक्वेंस को बुक में रखा जाए तो हमें कितनी बुक चाहिए? 3300 बुक। 3000, 3000। हर बुक में 1000 पेज, हर बुक में, और 1000 लेटर पर पेज। अगर 3 बिलियन सीक्वेंस को हम बुक में लिखे तो हमें कितनी बुक चाहिए? 30
300 बुक, हर बुक में 1000 पेज होने चाहिए और हर पेज पर 1000 लेटर आने चाहिए। तो यार ये 3000 बुक में लिखना आसान काम है या नहीं है? तो एक नई ब्रांच का डेवलपमेंट किया गया जिसका नाम है बायो इन्फॉर्मेटिक्स। क्या नाम है? लिविंग बीइंग की इंफॉर्मेशन को डेटाबेस की फॉर्म में स्टोर रखना। हम सब आज इस बायो इन्फॉर्मेटिक्स का पार्ट है। क्या हमारी टोटल इंफॉर्मेशन सेंट्रल गवर्नमेंट के पास डेटाबेस की फॉर्म में स्टोर है या नहीं है? जिसके अगेंस्ट हमारे पास एक आधार कार्ड नंबर है, जिसके अगेंस्ट हमारे पास एक आधार कार्ड, और आज हमारे आधार कार्ड नंबर से सारे के सारे काम बहुत इजी हो जाते, नहीं हो जाते? अरे आपकी भी तो सारी इंफॉर्मेशन आज सिस्टम के पास है, एलन के पास है, जिसके अगेंस्ट आपके पास एक बारकोड नंबर है। एक बारकोड नंबर स्वैप करते ही क्या सारी इंफॉर्मेशन सामने आ जाएगी? नहीं आएगी? उसको सर्च करने में टाइम कम लगेगा, बहुत ज्यादा लगेगा? बहुत जल्दी काम हो जाएंगे, वो जल्दी काम। तो डेटाबेस की फॉर्म में स्टोर रखना मुश्किल पार्ट है, आसान पार्ट है? एक तो स्पेस नहीं चाहिए। एक छोटी सी चिप में एक एक टीबी की चिप आ गई आज तो। एक छोटी सी चिप कैपेसिटी क्या, 1 टीबी। 1 कहते वर्ल्ड की जब पहली हार्ड डिस्क बनी थी ना, वो 1 MB की थी। वर्ल्ड की पहली हार्ड डिस्क, और वो इतनी बड़ी थी, उसको भी ट्रक से लाए थे। उसको भी ट्रक से लाया था, बहुत बड़ी हार्ड डिस्क। वो साइज नहीं देख रहे थे, वो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट क्या था यार, एक ऐसी चीज बन गई जिसमें मेमोरी रख सकते हैं, जिसमें हम मेमोरी रख सकते हैं। पहले किसने सोचा था मेमोरी कहीं और भी रखी जा सकती? अरे आज तो चीजें बदल गई। याद करो एक टाइम फ्लोपी का जमाना चलता था ना। आज फ्लोपी सिस्टम क्या है? सब खत्म हो गया, फ्लॉपी खत्म हो गया, सीडी खत्म हो गया, सब चीजें खत्म हो चुकी। आज तो सारा चिप पे काम होता है। सारा काम किस पे होता है? छोटी छोटी चिप है जिनमें एक्सेस डेटा को हम स्टोर आराम से कर सकते हैं। आज हम काम किस पे कर रहे हैं? सारा बायो इन्फॉर्मेटिक्स। किस पे कर रहे हैं? हमें टोटल कितने क्रोमोजोम की सीक्वेंसिंग करनी थी? 24। कितने क्रोमोजोम की? 24। कैसे? 22 प्लस एक्स प्लस वाई। और 22 पेयर और क्रोमोजोम जो है वो तो ऑटोसोम है। क्या है वो तो सभी में सेम है, वो तो सभी में। लेकिन सेक्स क्रोमोजोम जो है एक्स और वाई, इन पर सेम जीन है, अलग अलग जीन है। तो क्या इनको अलग अलग सीक्वेंस करना पड़ा या नहीं करना पड़ा? इनकी सीक्वेंसिंग अलग अलग करनी पड़ी। क्यों? इन पर अलग अलग, इन 24 क्रोमोजोम में से जिसकी सीक्वेंसिंग सबसे लास्ट में हुई थी वो कौन सा था? फर्स्ट। लास्ट क्रोमोजोम टू बी सीक्वेंस was first chromosome. May 2006 last chromosome to be sequenced was the chromosome first. और इसकी सीक्वेंसिंग कब की गई? मई 2006। इसका मतलब वास्तव में 2003 में प्रोजेक्ट कंप्लीट था या लगभग कंप्लीट था? 100% कंप्लीट? हाँ, लगभग कंप्लीट था। ओके, नेक्स्ट। लार्जेस्ट क्रोमोजोम फर्स्ट। स्मॉलेस्ट क्रोमोजोम वाई। मैक्सिमम जीन फर्स्ट 2968। मिनिमम जीन वाई 231। लार्जेस्ट जीन डीएमडी 2.4 मिलियन। स्मॉलेस्ट जीन एस आर वाई क्या बनाता है? ये टीडीएफ। लार्जेस्ट
chromosome first, smallest chromosome Y, maximum gene first, minimum gene Y, largest gene DMD, smallest gene SRY. सब रटना है, तुम्हें भी बता रही। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, डायरेक्ट क्वेश्चन। कोडिंग पार्ट, कोडिंग पार्ट लेस देन 2%, नॉन कोडिंग पार्ट more than 98%. Coding part less than 2%, non-coding part more than 98%. Estimated gene $30,000. Average size of gene 3,000 बेस। एनसेड में बेस लिखा हुआ है यार, इसलिए मैं चेंज नहीं कर रहा, गलत है। जीन की बात करें तो बेस पेयर आना चाहिए, है ना, लेकिन चलने दो। एवरेज साइज ऑफ जीन 3,000। अननोन फंक्शन 50%। 50% से भी ज्यादा जीन का फंक्शन अभी तक अननोन है। 50% से भी ज्यादा जीन का फंक्शन अभी तक अननोन है। हाँ, यहां से शुरू होंगे। लार्जेस्ट क्रोमोसोम, स्मॉलेस्ट क्रोमोसोम, मैक्सिमम जीन, मिनिमम जीन, लार्जेस्ट जीन, स्मॉलेस्ट जीन, कोडिंग पार्ट, नॉन कोडिंग पार्ट, एस्टिमेटेड जीन, एवरेज साइज ऑफ जीन, अननोन फंक्शन। शुरू से शुरू होंगे। स्टार्ट कब हुआ, पूरा कब हुआ, कितना टाइम लगा, कॉस्ट क्या है, एजेंसी छोड़ देंगे। इंस्ट्रूमेंट कौन सा चाहिए, कौन सी मेथोडोलॉजी है, वेक्टर, बुक्स कितनी चाहिए, 1000 पेज पर बुक, 1000 लेटर, कौन सी ब्रांच डेवलप हुई, टोटल कितने क्रोमोसोम, कौन कौन से, लास्ट क्रोमोसोम टू बी सीक्वेंस, इसकी सीक्वेंसिंग, लार्जेस्ट क्रोमोसोम, स्मॉलेस्ट, मैक्सिमम जीन, मिनिमम जीन, लार्जेस्ट जीन, स्मॉलेस्ट जीन, कोडिंग पार्ट, नॉन कोडिंग पार्ट, एस्टिमेटेड जीन, एवरेज साइज ऑफ जीन, अननोन फंक्शन, SNP। ब्रैकेट में SNP, SNIPS, SNPs 1.4 मिलियन। 1.4 मिलियन क्या है, SNP क्या है, फुल फॉर्म बोलो, सिंगल न्यूक्लियोटाइड, बोर्ड पर हो। ये कोई एक ऑर्गेनिज्म है X और ये कोई ऑर्गेनिज्म है Y। ये X का डीएनए और ये, इस X के डीएनए में यहां ये सारे न्यूक्लियोटाइड है और इसके पास यहां है G। क्या है, Y में G की जगह आ गया A, G की जगह आ गया। पहले वाले सारे न्यूक्लियोटाइड सेम है, पहले वाले सारे न्यूक्लियोटाइड, G की जगह क्या आ गया, कितने न्यूक्लियोटाइड बदले, बोलो, दोबारा बोलो। क्या एक न्यूक्लियोटाइड बदलने के कारण पॉलीमॉर्फिज्म आ गई या नहीं आ गई? फिर आगे बढ़ते हैं। इस एक्स ऑर्गेनिज्म में यहां क्या था, टी, हाँ लाला क्या था, और इसमें टी की जगह क्या आ गया। फिर आगे बढ़ते हैं। इस ऑर्गेनिज्म में यहां क्या था, ए, और इसमें ए की जगह क्या आ गया, सी। तो इस तरह की हम 1.4 मिलियन लोकेशन, इस तरह की कितनी लोकेशन, 1.4 मिलियन, इस तरह की हम
1.4 मिलियन लोकेशन डिस्कवर कर चुके हैं जहां एक न्यूक्लियोटाइड में चेंज आ रखा है। दूर क्यों जाए? सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल कितने न्यूक्लियोटाइड बदले? क्या एक न्यूक्लियोटाइड बदलने से पॉलीमॉर्फिज्म आ गई या नहीं आई? तो इस तरह की हम कितनी लोकेशन अभी तक ढूंढ चुके हैं जहां कितने न्यूक्लियोटाइड में चेंज है। उन्हें हमने क्या कहा? SNP। क्या कहा? सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। क्लियर? अब हमें कुछ ऑर्गेनिज्म याद करने हैं जो हमारी एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन हमें याद रखने। फर्स्ट हम सब याद रखेंगे कि वो पहला प्रोकैरियोट, पहला यूकैरियोट, पहला प्लांट और पहला एनिमल जिनका जीनोम सीक्वेंस किया गया। जीनोम सीक्वेंस फर्स्ट प्रोकैरियोट, फर्स्ट प्रोकैरियोट हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी। ये हमें बायोटेक में भी चाहिए, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी। अरे हिंट सेकंड, फर्स्ट RE to be discovered, Haemophilus influenzae. Haemophilus first eukaryote, Saccharomyces cerevisiae. First prokaryote Haemophilus influenzae, first eukaryote Saccharomyces cerevisiae. First plant Arabidopsis, Arabidopsis thaliana. First animal Coinorhabdites elegans, Coinorhabdites elegans. First prokaryote Haemophilus influenzae, first eukaryote Saccharomyces cerevisiae, first plant Arabidopsis thaliana, first animal Coinorhabdites elegans. लिख लिया सबने? अदर ऑर्गेनिज्म, अदर ऑर्गेनिज्म में दो इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट इज द राइस, राइस एंड फ्रूट फ्लाई, राइस एंड फ्रूट फ्लाई। अदर ऑर्गेनिज्म में राइस और साथ में फ्रूट फ्लाई। ठीक है भाई, रट लो। एक क्वेश्चन आ जाता है, सबसे ज्यादा चांस मेरे हिसाब से यहां से लगभग हर साल क्वेश्चन आ रहे हैं, मेथोडोलॉजी एंड वेक्टर। इस साल वो क्वेश्चन वेक्टर पे था, इस साल वेक्टर पे था। इसमें से लगभग हर साल क्वेश्चन आ जाता है, मेथोडोलॉजी या फिर वेक्टर, है ना? एक क्वेश्चन मिल जाएगा। ये दो सबसे इंपॉर्टेंट है। क्लियर? इस चैप्टर में ऐसा कोई टॉपिक आपके नजरों में है जो हमारा पेंडिंग होगी, छोटा मोटा टॉपिक जो कॉमनली मैं बीच में होल्ड करता हूं? सेंट्रल डोगमा, रिवर्स सेंट्रल डोगमा हो गया, म्यूटेशन के साइंटिस्ट हो गए, डीनेचुरेशन रीनेचुरेशन हो गया, फिर कोई होल्ड नहीं है। ठीक है? पूरी कॉपी या मॉड्यूल अच्छे से रीड करने के बाद में एनसीईआरटी उठाना। हालांकि बीच में हमने एनसीईआरटी काफी रीड कर ली, फिर भी पूरा अच्छे से पढ़ने के बाद एनसीईआरटी उठाना, है ना? वो जितने क्वेश्चन कर सकते हो क्वेश्चन सोल्व करो।
जितने क्वेश्चन कर सकते हो। बेटा गेट खोल, थोड़ा सफोकेशन से हो रहा है ना, खोल दे गेट। चलिए नेक्स्ट, बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी, प्रिंसिपल एंड प्रोसेस। बायोटेक्नोलॉजी, प्रिंसिपल एंड प्रोसेस, दो चैप्टर हैं। पहला चैप्टर हम ले रहे हैं प्रिंसिपल एंड प्रोसेस, प्रिंसिपल एंड प्रोसेस लिखेंगे। It is the branch of the biology in which microbes and their product are used to generate product and service that are useful for the human being, that are useful for the human being. Microbes are used as a machine. Microbes are used as a machine that are handled with care. That are handled with care. Microbes should not be harmed during the program. Microbe should not be harmed during the program. बोर्ड पर आओ सारे बच्चे, केवल बोर्ड पर, है ना। अब 15 मिनट केवल मैंने समझाना है। हमारे पास यहां दो वर्ड है, एक वर्ड है बायो और दूसरा वर्ड है टेक्नोलॉजी। एक तो कौन सा वर्ड है, दूसरा वर्ड। एक बार बायो वर्ड को छोड़ दीजिए, टेक्नोलॉजी क्या वर्ड है। टेक्नोलॉजी का सिंपल सा मीनिंग क्या होता है, बाय द ह्यूमन एंड फॉर द ह्यूमन। बाय द ह्यूमन एंड, आज हम अपनी डेली लाइफ में बहुत सारी टेक्नोलॉजी काम लाते हैं, लाते हैं नहीं लाते। हम प्रोजेक्टर यूज कर रहे हैं, कैमरा यूज कर रहे हैं, ये सब क्या है, टेक्नोलॉजी। हम फोन यूज कर रहे हैं, क्या है वो भी। हम एसी पंखे काम ला रहे हैं, ये सब क्या है, किसने डेवलप की है, किसके लिए डेवलप की है, किसने डेवलप की है, किसके लिए। तो टेक्नोलॉजी मीन बाय द ह्यूमन एंड। क्या हमने आज अपनी लाइफ को आसान बनाने के लिए ढेर सारी टेक्नोलॉजी डेवलप की या नहीं की। हमने डेवलप की है, किसने डेवलप की है, और हमने हमारे लिए ही डेवलप की है, जिससे किसकी लाइफ आसान हुई है, हमारी। किसकी लाइफ आसान हुई।
अगर हमने मोबाइल फोन डेवलप किया है तो जानवरों की लाइफ पे क्या असर पड़ा है? किसकी लाइफ पे असर पड़ा है? तो आज हम अपनी डेली लाइफ में ऐसी बहुत सारी टेक्नोलॉजी डेवलप करते हैं। मतलब सिंपल जब हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो वहां हमारा मेन ऑब्जेक्ट क्या होता है? मशीनरीज बनाना। क्या बनाना? मतलब ये हमारी एक ऐसी टेक्नोलॉजी ब्रांच है जहां हमें नई मशीनरी डेवलप नहीं करनी है, बल्कि हमें माइक्रोब को ही एज ए मशीन काम लाना है। माइक्रोब्स को ही हमें एज ए मशीन, ये हमारे लिए कोई नई ब्रांच नहीं है। हम बहुत पुराने समय से ये काम करते आए हैं। क्या हम दही बनाने के लिए लैक्टोबैसिलस को एज ए मशीन काम लाते थे या नहीं लाते थे? क्या हम ब्रेड, ईस्ट काम लाते थे अल्कोहल बनाने के लिए भी? क्या ये ब्रांच कोई नई ब्रांच है या हजारों साल पुरानी ब्रांच है? क्या बहुत पुराने समय से हम इसे यूज करते आए हैं? बस हमें वहां ध्यान क्या रखना होता था कि हमें जिस माइक्रोब्स को यूज करना है, हमें उसका ध्यान रखना है, हमें उसकी केयर करनी है, उसको नुकसान नहीं होना चाहिए, वो मरना नहीं चाहिए। अगर वो माइक्रोब मर गया, उसका नुकसान हो गया, तो हमारे किसी काम का? तो हमें केवल उसको यूज करना है या हमें हैंडल विद केयर करना है? वो कभी मरना। जैसे आपने सेलुलर रेस्पिरेशन में पढ़ा होगा एक छोटा सा पॉइंट कि व्हाट शुड बी द मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ अल्कोहल इनटू द मीडियम। 30% से ऊपर जाते ईस्ट तो प्रोसेस चलेगी, रुक जाएगी। तो केवल हमें मीडियम में डाल के छोड़ देना है या हमें केयर भी करनी है? हमें ध्यान भी रखना पड़ेगा कि अल्कोहल का लेवल ज्यादा, अगर ज्यादा हो गया तो ईस्ट, तो प्रोसेस हमारी आगे चलेगी, बड़े रुक जाएगी। तो केवल हमें प्रोसेस को कंटिन्यू करना है या हमें प्रोसेस की केयर भी करनी है? केवल माइक्रोब्स को एज ए मशीन काम लाना है या माइक्रोब्स की केयर भी करनी है? तो क्या दे शुड बी हैंडल विद केयर। केवल फोन यूज नहीं करना, हमें फोन की केयर भी करनी है। हमें ये भी ध्यान रखना फोन खराब ना हो जाए, टूट ना जाए, काम करना बंद ना कर दे, वरना वो हमारे किसी काम का, किसी काम का। घर में वॉशिंग मशीन यूज करते हैं तो वॉशिंग मशीन केवल यूज करनी है, केयर भी करनी है। यूज करने पर तरीके से धोना भी है, टाइमली सर्विस भी करवानी है कि वो पूरी तरह से खराब। ठीक है, मशीनरी बनानी है, लेकिन मशीनरी को बनाने के बाद में केयरिंग पार्ट भी तो हमारा ही है। केयरिंग पार्ट भी तो क्या हमें माइक्रोब्स को केवल यूज करना है या उसकी केयर भी करनी है, ताकि वो माइक्रोब हमारा खराब ना हो? वो माइक्रोब हमारा, कोई डाउट? अब ये बायोटेक्नोलॉजी दो तरह की है, एक है ओल्ड या ट्रेडिशनल। ये जो ओल्ड या ट्रेडिशनल है ना, ये तो हमारी 1970 से पहले की बायोटेक्नोलॉजी है। 1970 से, जहां हम क्या करते थे, जहां हम क्या करते थे, ऑर्गेनिज्म की नेचुरल एफिशिएंसी को काम लाते थे। हम इसमें किसी तरह का कोई जेनेटिक मैनिपुलेशन नहीं करते थे। हम कोई जेनेटिक मैनिपुलेशन, जो जैसा है, जो उसको हम उसी फॉर्म में यूज करते हैं, उसी फॉर्म में। आज भी तो हम ये यूज कर रहे हैं। आज भी घरों में दही बनाने के लिए हम ट्रेडिशनल भी तो है। आज भी घरों में दही बनाने के लिए हम क्या काम ला रहे हैं? ट्रेडिशनल। हम लैक्टोबैसिलस काम ला रहे हैं? हमने कुछ चेंज किया है या जैसा है वैसा ही काम ला रहे हैं? ईस्ट भी तो काम ला रहे हैं या नहीं ला रहे? ला रहे। तो यहां हम क्या यूज करते थे? प्योर नेचुरल एफिशिएंसी, प्योर। 1970s के बाद हमारी बायोटेक्नोलॉजी के मायने थोड़े बदल गए। 1970s के बाद हमने क्या किया? हमने मैनिपुलेशन स्टार्ट कर दिया। हाँ लाला, क्या स्टार्ट कर दिया? मैनिपुलेशन मतलब छेड़छाड़, चेंजेस करना। 1970s के बाद में हमने माइक्रोब्स के जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन को क्या किया? चेंज किया। क्या किया? कैसे? ये हमारा डीएनए है, हमने हमारे डीएनए में से क्या निकाल लिया, और उस जीन ऑफ इंटरेस्ट को हमने बैक्टीरिया के वेक्टर के साथ जोड़ दिया। ये किसका जीन है? किसके साथ जोड़ दिया? तो हमने हमारे जीन को वेक्टर के साथ जोड़कर एक नया डीएनए मॉलिक्यूल बना लिया। ये जो नया डीएनए बना है, ये डीएनए हमारा है, बैक्टीरिया का है, दोनों का है। दो ऑर्गेनिज्मों को मिलाकर बनने वाला नया डीएनए क्या कहलाएगा? इसी रिकॉम्बिनेंट डीएनए को काइमेरा डीएनए भी कह देते हैं। काइमेरा, काइमेरा एक होरोस्कोप है। काइमेरा एक, जहां दो एनिमल का फेस मिला हुआ है।
दो एनिमल का फेस मिला हुआ है, हाइब्रिड। क्या है वो? तो ये जो डीएनए बना है, ये किसका डीएनए? हमारा है, बैक्टीरिया का है, या दोनों का है? तो दो ऑर्गेनिज्म के डीएनए को मिलाकर एक नया डीएनए बनाना, नया डीएनए बनाना, एक नया बनने वाला नया डीएनए क्या कहलाएगा? हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए को बनाना कहलाएगा रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। क्या कहलाएगा? और इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को अब हम कहां ट्रांसफर कर देंगे? होस्ट में। कहां ट्रांसफर कर देंगे? हमें केवल रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाना है या इसे होस्ट में ट्रांसफर भी करना है? अब जो हमारा होस्ट बनेगा वो होस्ट हमारा कहलाएगा जीएमओ। क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? अब ये जो आपके पास बैक्टीरिया है, इस बैक्टीरिया के पास इसका खुद का डीएनए या हमारा भी डीएनए? तो इसका जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन एज सच है या हमने उसको मॉडिफाई कर दी है? तो दिस इज नोन एज द जेनेटिकली, और दिस इज कॉल्ड। तो क्या हमने जीएमओ बना लिया? अब हम इस जीएमओ को क्या करवाएंगे? फॉर व्हाट पर्पस? क्या करवाएंगे? फॉर व्हाट पर्पस? मान लो लाला, मैंने इस बैक्टीरिया से वेक्टर निकाला। वेक्टर निकालती अगर बैक्टीरिया मर गया तो ये बैक्टीरिया अब मेरे किसी काम का? किसी काम का? मैं कब निकाल सकता हूं? जब ये बैक्टीरिया से निकालने में बैक्टीरिया मर ना जाए। अगर बैक्टीरिया मर जाता, अगर बैक्टीरिया, तो ये मेरे किसी काम का? तो हम वेक्टर की फॉर्म में क्या काम लेंगे? प्लाज्मिड। क्या काम लेंगे? क्योंकि प्लाज्मिड बैक्टीरिया के लिए एसेंशियल। अगर प्लाज्मिड को बैक्टीरिया से निकाल लेता हूं, प्लाज्मिड को बैक्टीरिया से, तो बैक्टीरिया के सामान्य जीवन पे कोई प्रभाव पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। बैक्टीरिया जिंदा रहेगा या मर जाएगा? तो क्या प्लाज्मिड को बैक्टीरिया से निकाला जा सकता है? तो यहां भी हमने लार्ज स्केल प्रोडक्शन लिया है या नहीं लिया? और घरों में जो दही बनाते हैं वो भी हम प्रोडक्शन ले रहे। पर दही बनाने के लिए हमने जो बैक्टीरिया काम लिया है, उसमें हमने उस बैक्टीरिया में कुछ जेनेटिकली मॉडिफिकेशन किया है या उसको एज सच यूज किया है? और आज हम क्या करते हैं? मॉडिफाई करते हैं। क्या करते हैं? तो क्या आज हमने ओल्ड बायोटेक को यूज करना छोड़ दिया, या आज भी ओल्ड बायोटेक काम आती है? आज ओल्ड बायोटेक भी काम आती है और नई बायोटेक भी काम आती है। नई बायोटेक भी, हाँ, लार्ज स्केल प्रोडक्शन के लिए आज हम मॉडर्न मेथड काम लाते हैं। मॉडर्न मेथड, अरे हमारा सबसे पहला प्रोडक्ट इंसुलिन। सबसे पहला प्रोडक्ट हमने आरडीटी से पहला प्रोडक्ट ही क्या बनाया था? तो हमारी जो मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी है, हमारी जो नई बायोटेक्नोलॉजी है, ये हमारी आज प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी है। क्या है वो? किस पे बेस है? जेनेटिक इंजीनियरिंग। किस पे बेस है? बायोटेक नई ब्रांच है या जेनेटिक इंजीनियरिंग नई ब्रांच है? नई ब्रांच कौन है? जहां हमें दो काम करने। कितने काम करने? पहला हमें बनाना है जीएमओ। क्या बनाना है? और फिर हमें जीएमओ का कल्चर के साथ साथ इसकी मेंटेनेंस भी करनी है। कल्चर के साथ साथ, ताकि हमें केवल जीएमओ बनाना हमारा टारगेट है या हमें उसमें प्रोडक्शन लाना है? तो प्रोडक्शन लाने के लिए क्या हमें कल्चर और मेंटेनेंस भी करनी पड़ेगी? नहीं करनी पड़ेगी? अगर कल्चर और मेंटेनेंस नहीं किया तो हमें प्रोडक्शन मिल पाएगा? नहीं मिल पाएगा? तो इंडस्ट्रियल स्केल पर लार्ज स्केल प्रोडक्शन करने के लिए क्या आज हम जीएमओ काम लाते हैं? नहीं लाते? अब जीएमओ क्या है? केवल वही ऑर्गेनिज्म जीएमओ कहलाएगा जिसकी हर एक सेल में हमारा डिजायर्ड जीन हो। हमारा वो ऑर्गेनिज्म जिसकी हर एक सेल में हमारा डिजायर्ड जीन हो, वही क्या कहलाएगा? बैक्टीरिया को मैं जीएमओ कह सकता हूं आराम से। एक ही तो सेल है, एक ही तो। आज हमने बहुत सारे प्लांट के, बहुत सारे टाइप के प्लांट जीएमओ की फॉर्म में डेवलप करके, नहीं करके? और एनिमल भी। ज्यादातर जीएमओ हमारे पास प्लांट है या एनिमल है? प्लांट है। प्लांट का जीएमओ बनाना बहुत आसान है, एनिमल के जीएमओ बनाने में समस्या है। याद करो सारे बच्चे, कोशिश। प्लांट की सारी सेल टोटीपोटेंट है। हेलो, प्लांट की किसी भी सेल को प्लांट से निकालकर उसमें डिजायर्ड जीन डालकर कल्चर करके नया प्लांट बनाया जा सकता है। बट एनिमल में समस्या है। एनिमल का जीएमओ बनाना है तो रैंडमली किसी भी सेल पे काम कर सकते हैं
या अर्ली एम्ब्रियोनिक लेवल पर ही काम करना पड़ेगा? किसी अदर सेल पे काम, कहाँ काम करना पड़ेगा, कहाँ काम करना पड़ेगा? और किसी सेल पे काम, हमें काम केवल अर्ली एम्ब्रियोनिक सेल पर ही। तो ज्यादातर जीएमओ हमारे पास प्लांट है या एनिमल है? एनिमल के भी जीएमओ हमारे पास है या नहीं है? बहुत सारे, बट प्लांट से कम है। बहुत सारे बट प्लांट से। अब लिखना शुरू करेंगे। बायोटेक इज ऑफ टू टाइप। बायोटेक इज ऑफ टू टाइप। पहला, ओल्ड ओब्लिक ट्रेडिशनल। ब्रैकेट में बिफोर 1970। लिखेंगे नेचुरल एफिशिएंसी ऑफ द ऑर्गेनिज्म। नेचुरल efficiency of the organism is used. Natural efficiency of the organism is used to generate the product and service that are useful for the human being. That are useful for the human being. बेटा मॉड्यूल देने पर मॉड्यूल है that are useful for the human being. Example, curd, wine, bread. Curd, wine, bread. Next, new oblique modern biotech. It is the production technology. It is the production technology that is based upon genetic engineering. It have two aspects. It is the production technology based upon genetic engineering. It have two aspects. पहला लिखेंगे formation of the GMO. Formation of the GMO by the RDT and gene transfer. By the RDT and the gene transfer. Second, culture and maintenance of the GMO. Culture and maintenance of the GMO for the large scale production. Culture and maintenance of the GMO for the large scale production. हाँ बेटा, पहला काम क्या करना है? जीएमओ बनाना है, और फिर हमें जीएमओ से क्या लेना है? लार्ज स्केल। एक स्पेशल पॉइंट लिख लो। Only those organisms are considered as the GMO. Only those organisms are considered as the GMO having desired gene, having desired gene in their all cell.
only those organisms are considered as the GMO having desired gene in their all cell. क्या हम हर एक ऑर्गेनिज्म को जीएमओ कह सकते हैं? हम केवल उसी को जीएमओ कहेंगे जिसकी हर एक सेल में वो डिजायर्ड जीन। अभी तक ह्यूमन का जीएमओ नहीं बना है। अभी तक ह्यूमन का जीएमओ, जीन थेरेपी हमने की है, जीन थेरेपी हमने, क्या उसे जीएमओ बन जाएगा? क्यों? जीन थेरेपी में हमने जो जीन भेजे वो लोकलाइज सेल में भेजा है या पूरी बॉडी में? वो बॉडी के हर एक सेल में, तो हम उसे जीएमओ कंसीडर, नीचे वाला डायग्राम पूरा। ये ले बच्चे, हाँ जी कर लिया नोट। हमें इस पूरी प्रोसेस का डिटेल डिस्क्रिप्शन पढ़ना है। ये पूरी प्रोसेस हम करते कैसे हैं, इसका पूरे का हमें फुल डिस्क्रिप्शन पढ़ना। ये कंप्लीट आउटलाइन है, ये केवल आउटलाइन है जिसका हमें फुल डिटेल पढ़ना है। फादर ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग पॉल बर्ग। फादर ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग पॉल बर्ग। पॉल बर्ग ने क्या किया था, SV40 एक वायरस है, SV40 एक, इस वायरस के जीन को, वायरस के जीन को लैम्डा फेज के साथ जोड़ा। SV40 के जीन को किसके साथ जोड़ा, और लैम्डा फेज के साथ जोड़कर उसे किसमें भेजा, ई कोलाई। किसका जीन किसके साथ जोड़ा, कहां भेजा? तो पहला सक्सेसफुल जीन ट्रांसफर किसने किया था, किसने किया था? जिसे कहा गया फादर ऑफ जेनेटिक। तो हु इज द फादर ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग? दैट परफॉर्म फर्स्ट सक्सेसफुल जीन ट्रांसफर, दैट परफॉर्म फर्स्ट सक्सेसफुल जीन ट्रांसफर। तो पहला सक्सेसफुल जीन ट्रांसफर किसने किया था? पॉल बर्ग। किसने किया था? पॉल बर्ग को इस काम के लिए 1980 में नोबेल प्राइज दिया गया था, एंड गोट द नोबेल प्राइज इन 1980।
and got the Nobel Prize in 1980. And got the Nobel Prize in 1980. ठीक है जी। तो पहला सक्सेसफुल जीन ट्रांसफर किसने किया? नेक्स्ट लाइन। फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए, फर्स्ट recombinant DNA was constructed by the Cohen and Boyer. First recombinant DNA was constructed by the Cohen and Boyer by linking a antibiotic resistant gene by linking a antibiotic resistant gene with native plasmid of Salmonella, with native plasmid of Salmonella, with native plasmid of Salmonella. क्या किया इन्होंने? किसी बैक्टीरिया का एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन निकाला। ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन कौन से बैक्टीरिया से निकाला ये नहीं पता। किसी बैक्टीरिया का इन्होंने एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन निकाला और इस एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन को साल्मोनेला के प्लाज्मिड से जोड़ा। किससे जोड़ा? तो जब साल्मोनेला के प्लाज्मिड से जोड़ दिया तो क्या ये प्लाज्मिड रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड हो जाएगा? नहीं होगा। तो पहला रिकॉम्बिनेंट डीएनए किसने बनाया? लेकिन कहते हैं कोहेन एंड बोयर इसको आगे फर्स्ट सक्सेसफुली ट्रांसफर नहीं कर पाए। तो पहला फर्स्ट सक्सेसफुल ट्रांसफर किसने किया? पहला रिकॉम्बिनेंट डीएनए किसने बनाया और पहला सक्सेसफुल ट्रांसफर किसने किया? तो हु इज द फादर ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग? जिन्होंने क्या किया? पहला सक्सेसफुल जीन और पहला रिकॉम्बिनेंट डीएनए किसने बनाया? ये आपको एनसीईआरटी में गिवन है, कोहेन एंड बोयर। कोहेन एंड अजीब ही मौसम है। एसी चले तो ठंड लग रही है, बंद करें तो गर्मी लग रही है? अजीब ही मौसम होगा। टूल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, टूल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी के अंदर हमें 4 टूल चाहिए। हेडिंग टूल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। 4 टूल चाहिए हमें। पहला है एंजाइम, पहला है एंजाइम। दूसरा है वेक्टर, तीसरा है पैसेंजर और चौथा है होस्ट। पहला है एंजाइम, दूसरा है वेक्टर, वेक्टर के आगे लिख लो व्हीकल। एंजाइम, व्हीकल, पैसेंजर, होस्ट। ओके, बोर्ड पर आओ। सीधा सा फंडा है, सीधा सा फंडा है कि पैसेंजर को व्हीकल में बिठाकर डेस्टिनेशन पर भेजना। हाँ बोलो आराम से। पैसेंजर मतलब जिसे भेजना है, मतलब जिसके साथ, मतलब जिसमें
तो क्या हमें वो जीन चाहिए जिसे भेजना है, वो भी चाहिए जिसके साथ भेजना है, और वो भी चाहिए जिसमें भेजना है? तो क्या चीज, जिसको भेजना है, जिसके, और पूरे काम के लिए, पूरे काम के लिए पैसेंजर को व्हीकल में बिठाएंगे और डेस्टिनेशन पे भेजेंगे, और पूरे काम के लिए क्या चाहिए, क्या चाहिए? तो पहले बड़े बड़े अक्षरों में हेडिंग डाल लेंगे एंजाइम, एंजाइम। हमें इस पूरी प्रोसेस में कई एंजाइम चाहिए। पूरी प्रोसेस में हमें कई एंजाइम चाहिए। इनमें पहला लिखेंगे लाइटिक एंजाइम। लाइटिक एंजाइम, लाइटिक एंजाइम क्या करते हैं, लाइटिक एंजाइम क्या करते हैं, दे हेल्प इन ऑब्टेनिंग द डीएनए। लाइटिक एंजाइम किस चीज में हेल्प करते हैं, डीएनए को ऑब्टेन करने में, डीएनए को। अब यार ये लाइटिक एंजाइम हमें कहां से निकालना है, कहां से निकालना है, इसके बेस पर हमारे पास लाइटिक एंजाइम कई तरह के हैं। लाइसोजाइम, काइटिनेज, पैक्टिनेज एंड सेल्यूलेज, पैक्टिनेज एंड द लाइपेज। ये एक सेल है, ये एक, और सेल के बाहर ये सेल वॉल है, सेल के बाहर ये, और यहां ये डीएनए पड़ा है। तो क्या मेरे को ये डीएनए निकालने के लिए सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन को डाइजेस्ट करना पड़ेगा? तो सेल मेम्ब्रेन तो सभी की लाइपोप्रोटीन्स की बनी, मेनली क्या है, लिपिड। तो लिपिड को, लेकिन ये जो सेल वॉल है, ये जो वो सेल वॉल सभी ऑर्गेनिज्म की सेम है या ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म वेरी करती है? अगर ये बैक्टीरिया है, अगर ये, तो हम क्या यूज करेंगे? अगर ये फंगस है तो, और अगर ये प्लांट सेल है तो सेलुलेज एंड, हाँ बोलो बच्चे, अगर बैक्टीरिया है तो, फंगस है तो, प्लांट सेल है तो, और लाइपेज किसके लिए काम आएगा? तो क्या पहले हमें सेल से डीएनए को निकालना पड़ेगा या नहीं निकालना पड़ेगा? तो डीएनए कौन सी सेल से निकालना है, डीएनए कौन सी? अगर बैक्टीरिया से निकालना है तो, फंगस से है तो, प्लांट सेल से है तो, डन। और सेल मेम्ब्रेन को तोड़ने के लिए, तो पहला एंजाइम हमारा दैट हेल्प इन क्लियर। लाइटिक एंजाइम के बाद, लाइटिक एंजाइम के बाद सेकंड नंबर है क्लीविंग एंजाइम। सेकंड इज द क्लीविंग एंजाइम। क्लीविंग एंजाइम क्या करता है, लिखेंगे कटिंग ऑफ द न्यूक्लिक एसिड। क्लीविंग, कटिंग ऑफ न्यूक्लिक एसिड। क्लीविंग एंजाइम क्या करेगा, कट करेगा, क्या करेगा? अब ये कट
कहां लगाता है, कट कहां लगाता है, इसके बेस पर ये दो तरह का है। पहला है एक्सो न्यूक्लियस और दूसरा है एंडो न्यूक्लियस। पहला कौन सा है? एक्सो मतलब एंड, एंडो अंदर नाल के क्या लिख दूं मैं? एनीवेयर एक्सेप्ट एंड, एनीवेयर एक्सेप्ट। ये आपका डीएनए मॉलिक्यूल है। हाँ बच्चे, क्या है ये आपका? क्या है ये आपका? अगर ये डीएनए मॉलिक्यूल के एंड पर कट लगा रहा है तो क्या कहलाएगा? एक्सो या एंडो? और ये आपका डीएनए मॉलिक्यूल है। हाँ लाला, क्या है ये आपका? अगर ये एंड के अलावा कहीं और कट लगा रहा है तो क्या कहलाएगा? इसी एंडो का एक टाइप है रेस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियस। क्या टाइप है? क्या टाइप है? तो हम आरडीटी में मेनली कौन सा एंजाइम काम लाते हैं? रेस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियस। कौन सा? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सो? एंडो। क्या एक्सो कोई काम का है या नहीं है? एक्सो कोई काम का नहीं है। एंड पे कट लगा के क्या कर लेंगे हम? एंड पे कट लगाने का मतलब तो न्यूक्लियोटाइड अलग हुआ। क्या अलग हुआ? वो हमारे किसी काम का? हमें जीन निकालना है तो बीच में कट लगाना है। जीन निकालने के लिए तो कौन सा काम आता है? एक्सो या एंडो? और एंडो में भी कौन सा? रेस्ट्रिक्शन। सारा गेम हमारा चलेगा रेस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियस पर। नोट कर लो और हेडिंग डाल लेंगे रेस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियस। क्लियर? चलिए, आर ई रेस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियस हेडिंग डाल लेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल इन द आरडीटी, मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल्स इन द आरडीटी, which is also called molecular scissor, also called molecular scissor. Next line. As a defensive mechanism found only in the bacteria that restricted the growth of virus into the bacteria by lytic DNA of the virus, but they are unable to work against bacteria
as bacterial DNA is methylated. Bacterial DNA is methylated and RE are unable to work against methylated site. RE are unable to work against methylated site. आ जाइए बोर्ड पर। हाँ जी, ये एक बैक्टीरियल सेल है, बोर्ड पे ध्यान देते जो कौन है ये, और बैक्टीरियल सेल के पास ये बैक्टीरियल डीएनए कौन है ये, इसके पास। इस बैक्टीरिया पर एक वायरस ने अटैक किया, किसने, और वायरस ने अटैक करने के बाद वायरस ने अपना डीएनए बैक्टीरिया में भेज दिया। क्या वायरल डीएनए बैक्टीरिया में अपना मल्टीप्लिकेशन करना चाहता है? लेकिन क्या बैक्टीरिया इसका मल्टीप्लिकेशन आसानी से होने देगा, रोक देगा? बैक्टीरिया आसानी से मल्टीप्लिकेशन होने देगा या एक काउंटर फोर्स डेवलप करेगा? काउंटर फोर्स डेवलप करेगा। वायरस क्या चाहता है और बैक्टीरिया क्या चाहता है? वायरस क्या चाहता है और बैक्टीरिया क्या चाहता है? तो काउंटर फोर्स की फॉर्म में बैक्टीरिया ने एक एंजाइम बना लिया, कौन सा? रेस्ट्रिक्शन। ये वर्ड है रेस्ट्रिक्शन। हाँ बेटा, क्या वर्ड है? ये RE क्या करेगा, ये RE क्या करेगा, ये RE इस वायरल डीएनए को कट कर देगा। क्या कर देगा वायरल डीएनए को? अगर वायरल डीएनए कट हो गया, वायरल डीएनए टूट गया, तो क्या वायरस अपना मल्टीप्लिकेशन कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो क्या मैं कह दूं ये एंजाइम वायरस की ग्रोथ को रोक देगा? कैसे रोक देगा? कट करने के लिए कौन सा बॉन्ड तोड़ेगा? फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। और बॉन्ड तोड़ने के लिए क्या करेगा? हाइड्रोलाइसिस। क्या करेगा? क्या करेगा? कौन सा बॉन्ड तोड़ेगा? बॉन्ड तोड़ने के लिए क्या प्रोसेस करेगा? क्या ये बैक्टीरियल डीएनए को कट कर पाएगा या नहीं कर पाएगा? ये वायरल डीएनए को तो कट कर देगा, नहीं करेगा, लेकिन बैक्टीरियल डीएनए को कट, वायरल डीएनए को कट, बैक्टीरियल डीएनए को कट, क्योंकि बैक्टीरिया ने अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए एक दूसरा एंजाइम रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है? मिथाइलेज। बैक्टीरियल डीएनए का क्या कर देगा? मिथाइलेशन। क्या कर देगा? और मिथाइलेटेड साइट्स पर RE काम कर पाएगा, नहीं कर पाएगा? तो बताओ RE किस में पाए जाते हैं, किसके अगेंस्ट पाए जाते हैं, किसकी ग्रोथ को रोकेंगे, कैसे रोकेंगे, कौन सा बॉन्ड तोड़ेंगे, कौन सी प्रोसेस यूज करेंगे? क्या बैक्टीरिया के अगेंस्ट काम कर पाएंगे? क्यों नहीं? मिथाइलेशन में कौन हेल्प करेगा? क्या मैं कह दूं बैक्टीरिया के पास 2 एंजाइम है, इस साइड आ जाओ, कितने एंजाइम है? पहला एंजाइम कौन है? क्या RE बैक्टीरिया को वायरस से बचाएगा? दूसरा कौन सा एंजाइम है? क्या मिथाइलेज एंजाइम बैक्टीरिया को खुद के RE से बचाएगा? कितने कितने एंजाइम है वायरस के पास? कौन कौन से हैं? RE क्या करेगा? RE क्या करेगा? मिथाइलेज क्या करेगा? मिथाइलेज बैक्टीरियल डीएनए को खुद के RE से बचाएगा। RE क्या करेगा? और मिथाइलेज क्या करेगा? कैसे करेगा? तो क्या मैं कह दूं ये बैक्टीरिया के डिफेंस मैकेनिज्म का पार्ट है। सीधी सी बात है ना बेटा, सीधी सी बात है ना कि हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो कैसे डेवलप हुआ कि हमारी बॉडी पे एक पैथोजन अटैक किया, पैथोजन सर्वाइव की कोशिश कर रहा था और हमारी बॉडी काउंटर फोर्स लगा रही थी पैथोजन सर्वाइव करने की, और हमारी बॉडी ने काउंटर फोर्स की फॉर्म में हमने एंटीबॉडी डेवलप कर लिया। क्या डेवलप कर लिया? वो एंटीबॉडी फॉरेनर एंटीजन को खत्म कर देगी, नहीं करेगी? कर देगी, बट सेल्फ एंटीजन को खत्म। तो कोई तो ऐसी पावर जो सेल्फ एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडी को काम, वो जो RE बना वो वायरल डीएनए को खत्म कर देगा, नहीं करेगा? लेकिन वो बैक्टीरियल डीएनए के अगेंस्ट काम, वो वायरल डीएनए को खत्म
लेकिन बैक्टीरियल डीएनए के अगेंस्ट काम क्यों नहीं करेगा? बैक्टीरिया के पास कौन है? मिथाइलेज क्या कर देगा? मिथाइलेटेड साइट्स पर आर काम, मिथाइलेटेड साइट पर आर काम। तो क्या बैक्टीरियल डीएनए प्रोटेक्ट हो गया? नहीं हो गया। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द रेस्ट्रिक्शन? रोकना। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेस्ट्रिक्शन? किस में पाए जाते हैं? किसके अगेंस्ट? किसकी ग्रोथ को रोकेंगे? कैसे रोकेंगे? कौन सी प्रोसेस से कट करेंगे? कौन से बॉन्ड को कट करेंगे? क्या बैक्टीरिया के अगेंस्ट काम करेंगे? क्यों? बैक्टीरिया के पास केवल हमने क्या समझा? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आरी? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पहला पार्ट हमने केवल क्या समझे कि आरी कहां है, किस में है और क्यों है। आरी कहां है, किस में है और क्यों है। क्लियर? बना लीजिए बस, बाकी नेक्स्ट में करेंगे। ठीक है, बस केवल आरी के बारे में जनरल बात करनी है आज।